श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में सर्वे ऑफ द सोशो कल्चरल ट्रेंड्स इन इंडियन सोसाइटी टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें एक ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो सोशो कल्चरल ट्रेंड्स है जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत में हम मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और दिल्ली के ऊपर शासन किया। इस सब की शुरुआत गौरी के आने से होती है। जब गौरी आते हैं और यहाँ पर पृथ्वीराज को हरा देते हैं बैटल ऑफ तरेन में, और उसके बाद अपने जो जर्नल्स हैं उनको, स्लेव जर्नल्स हैं, जैसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। इस सब में ऐबक से इसके बाद से एक नई डायनेस्टीज की शुरुआत होती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का सिलसिला शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत बंगाल से लेकर डेक्कन तक फैल चुकी थी। इतनी बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, बंगाल से लेकर डेक्कन तक फैल चुकी थी। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। हमेशा पॉलिटिकल थ्रेट से दिल्ली सल्तनत जूझती रही है, क्योंकि कांस्टेंट राजनीतिक मतभेद, पॉलिटिकल थ्रेट्स के कारण हमेशा आसपास के माहौल में तनाव बना रहा। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कॉन्स्टेंटली मिलिट्री इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण इंस्टेबिलिटी होती रही। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी डायनेस्टीज और राजा आते रहे जाते रहे और लगातार डायनेस्टीज का आना जाना बना रहा पूरे दिल्ली सल्तनत में, तो हम देखते हैं कि जो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो इस पर डिपेंडेंट थी कि जो कौन सी नई डायनेस्टी आ रही है। जैसे हम देख सकते हैं हाईवे, रूट, ट्रेड्स, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू जनरेट करवाना, गवर्नेंस करना, बोथ मिलिट्री की भी और स्टेट गवर्नेंस की भी, यही प्राइमरी कंसर्न थे रूलर्स के। एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी थी जिससे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का, और पॉलिटिकल और प्राइमरी एग्रीकल्चर इसीलिए बन गया इस समय का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ही नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि कल तक ये राजा रहेगा भी जो आज है, इसीलिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है सर्वे। इसमें हमें एक ही क्वेश्चन आएगा कि हमें बताना होगा सोशो कल्चरल ट्रेंड्स इन द इंडियन सोसाइटी टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले सोशल कंडीशन। इस पूरे बारे में जो पूरे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो बात करते हैं वो है अल-बरूनी ही एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या उस समय में कैसी कैसी सोशल कंडीशंस थी, रिलीजियस कंडीशंस थी, इंडियन फिलॉसफी क्या क्या थी उस समय के लोगों की। सबसे पहला तो अल-बरूनी लिखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें कास्ट सिस्टम एक्सट्रीमली रिजिड था। इस सोसाइटी में काफ़ी सारी इल प्रैक्टिसेस थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज ना होने देना, सती, जौहर, इस तरीके की काफ़ी सारी औरतों के खिलाफ गलत प्रैक्टिसेस होती थी। लोगों में एकता और समानता की भावना थी ही नहीं। अपने तारीखे हिंद में वो बताते हैं कि इंडिया में लोगों की छोटी सोच थी कि इंडिया जैसी की कोई कंट्री ही नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनकी सोसाइटी जैसी कोई सोसाइटी नहीं है, उनके साइंस की नॉलेज जैसी किसी के पास नॉलेज नहीं है। अल-बरूनी बताते हैं कि उस समय की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ जो उस समय की सोसाइटी थी उसमें ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वो ही मोक्ष यानी कि सैल्वेशन अटेन कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस हाई पोजीशन पोस्ट भी ब्राह्मण्स को दी जाती थी और उनसे टैक्सेस भी नहीं लिए जाते थे। इस कास्ट सिस्टम की वजह से ही जो तुर्क थे वो इंडिया पर अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम था इन्होंने इनकी सोसाइटी को खोखला कर दिया था। इस सिस्टम ने पूरी इंडिविजुअली और सोसाइटली दोनों तरीकों से पूरी सोसाइटी को डिग्रेड कर रखा था
और इसके साथ साथ इस कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत की भावनाएं भी थी। फिर बताते हैं अल-बरूनी रिलीजियस कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले जब हम रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आइडल वर्शिप के बारे में बताएंगे अल-बरूनी कि इंडिया में आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। मंदिरों में काफ़ी सारी वेल्थ होती थी। कॉमन पीपल का ये मानना था कि जो स्कॉलर्स हैं और जो एजुकेटेड पीपल हैं, इनका मानना था कि जो भगवान है वो एक ही है। अल-बरूनी लिखते हैं कि हिंदुओं में जो भगवान की मान्यता थी वो मानते थे कि भगवान जो है वो परमानेंट है, पावरफुल है और प्रिवेडिंग है। जब वो ब्राह्मणिज्म के ईवल्स के बारे में बताते तो वो सबसे पहले लिखते हैं कि जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको सारी प्रिविलेज थी कि वो प्रेयर्स करवाएं, वेद पढ़ सकें, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकें। जैसे बिफोर फायर का मतलब यहाँ पर ये हुआ जैसे यज्ञ वगैरह ये जो होते हैं ये सारे सिर्फ ब्राह्मण ही करा सकते थे एंड इनको कोई मना नहीं कर सकता था, कोई और ये काम नहीं कर सकता था, इनके बजाय ये सिर्फ ये काम ये ही कर सकते थे। और अगर इन लोगों को पता चल जाए कि वैश्य और शूद्रों ने कोशिश करी है वेद पढ़ने की तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। यहाँ तक कि ऐसी रिलीजियस कंडीशंस के बारे में अल-बरूनी हमें बताते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हुए अल-बरूनी कहते हैं कि इस समय में जो कंट्री थी वो छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड थी और ये सभी छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से अलग थे। अल-बरूनी बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि यहाँ नेशनलिज्म जैसी कोई भावना थी ही नहीं। नेशनलिज्म दूर से दूर तक नहीं था, एकता की भावना इन लोगों में थी ही नहीं। ये सब छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे और यहाँ के लोगों का सारा ध्यान खुद पर था, ना कि नेशनल इंटरेस्ट पर। क्रिमिनल लॉ के बारे में बताते हुए अल-बरूनी कहते हैं कि जो लॉ था वो काफ़ी माइल्ड था और ब्राह्मण्स को डेथ पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट किया जाता था, मतलब फांसी की सज़ा ब्राह्मण्स को नहीं दी जाती थी। जिन्होंने कोई सीरियस क्राइम किया हो उनके हाथ पर बांध दिए जाते थे। लैंड टैक्स के बारे में अल-बरूनी का कहना था कि जो राजा है वो लैंड टैक्स के लिया करता था। जो लैंड टैक्स था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, मतलब टोटल में से 1/6 हिस्सा राजा ले लेगा और ब्राह्मण्स को अधिकार था कि वो इस टैक्स से बच जाए, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताते हुए अल-बरूनी कहते हैं कि वो बहुत तारीफ करते हैं इंडियन फिलॉसफी के ऊपर, उनके उपनिषद की, भगवत गीता की, इस सब की बहुत तारीफ करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इन लोगों का, इंडियंस का क्रोनोलॉजी में कोई टेस्ट है ही नहीं। ये जो भी बात बताते हैं वो सिर्फ कहीं सुनी बातें बताते हैं, कोई क्रोनोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी इन लोगों को। इंडियंस को अपने क्रोनोलॉजी के बारे में बहुत कम पता था। अगर उनसे ज़्यादा पूछने की कोशिश की जाए या ज़्यादा उनसे पूछताछ की जाए तो वो फैक्ट्स की तरफ पॉइंट आउट करने लगते थे और इररेलेवेंट स्टोरीज बताने लग जाते थे। उनका मानना था कि इंडियंस को बहुत कम नॉलेज है अपनी क्रोनोलॉजी के बारे में। अगर उनसे ज़्यादा पूछा जाए या ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश करी जाए तो वो अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाते थे। वो इस फैक्ट को भी सामने लेकर आते हैं कि इंडियन को अपनी नॉलेज ज़्यादा एक्सचेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।